चैप्टर 1 की शुरुआत में हम किसी एक जंगल का या पहाड़ का सीन देखते हैं, जहाँ पर की बहुत सारी मतलब कि जैसे तलवारें वगैरह नहीं टकराती वैसी आवाज़ें आ रही होती है। कहीं पर पेड़ों की डालियाँ टूट रही होती है, कहीं पेड़ कट रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक इंसान जिसके कि हाथ में कुछ भाला होता है और वो किसी से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो एक न्यू मानवा स्टार्ट करने वाला, जिसका रियल नेम मैं वीडियो में नहीं बोलने वाला। मैं रियल नेम में डिस्क्रिप्शन में लिख देता, तो तुम लोग कमेंट वगैरह में मत पूछा करना प्लीज। न्यू मानवा स्टार्ट करने वाला, जिसका रियल नेम मैं वीडियो में नहीं बोलने वाला। मैं रियल नेम में डिस्क्रिप्शन में लिख देता, तो तुम लोग कमेंट वगैरह में मत पूछा करना प्लीज। और चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम किसी एक जंगल का या पहाड़ का सीन देखते हैं, जहाँ पर की बहुत सारी मतलब कि जैसे तलवारें वगैरह नहीं टकराती वैसी आवाज़ें आ रही होती है। कहीं पर पेड़ों की डालियाँ टूट रही होती है, कहीं पेड़ कट रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक इंसान जिसके हाथ में कुछ भाला होता है और वो किसी से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो एक पेड़ से जाकर टकराता है और उसकी चीख निकल जाती है। और हम देखते हैं कि उसको ऐसे आवाज आती है, वो उनसे हम, और उसको फ्लैशबैक आ रहा था। वो कहता है कि हाँ मास्टर। और उसके मास्टर कहते हैं जरा मुझे बताओ कि आखिर एक मार्शल आर्टिस्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। तो वो कहता है कि वेल वो ये नहीं होगी कि उसका मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा अच्छा हो और उसकी चीख वो सबसे ज्यादा अच्छी हो। तो उसका मास्टर कहता है हाँ तुम गलत तो नहीं हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि एकदम वो हार्मोनी में रहे, एकदम अच्छे से। और जितने भी मार्शल आर्ट्स है और चीख कल्टीवेशन है, उन सभी लोगों को दूसरे के साथ में हार्मोनी मतलब कि मिलजुल कर रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके स्टूडेंट का अभी का सीन, जिसके चेहरे से खून निकल रहा है और वो मन में सोचता है कि आपने हमेशा दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहने के बारे में सोचा अपनी पूरी जिंदगी, और फिर भी इस तरह से आपके साथ में व्यवहार हो रहा है। और हम देखते हैं कि उसके घुटने से भी दर्द हो रहा था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको वो मन में सोचता है कि मास्टर, और हम देखते हैं कि उसके मास्टर मर चुके होते और कुछ लोग उसकी तरफ भी बढ़ रहे होते। और वो मन में सोचता है कि द थ्री स्वॉर्ड ऑफ क्विंचैंग, और ये क्विंचैंग सेक्ट का सबसे ज्यादा पहला स्टूडेंट भी है इसमें, और माउंट हुआ सेक्ट का सेज ऑफ द ब्राइट रॉक, और बहुत ही खतरनाक एक्सॉर्सिस्ट स्क्वाड जो कि नॉर्थ रिवर के पैंग क्लैन की है। और इसी के साथ में लॉर्ड ऑफ मार्शल अलायंस जोआ डो ग्यूल, और वो उनको देख रहा होता है और डरते हुए खड़ा होता है। और मन में सोचता है कि चलो और मैं तुम लोगों से बस एक सवाल पूछ लेता हूँ। तो एक आदमी कहता है चलो बोलो। और वो कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए वो कोई बेवकूफ या फिर ऐसे गधे नहीं है। और आगे वो नीचे झुककर अपनी आंखें बंद कर रहा होता है और बाकी सभी लोग भी उसको देखे जा रहे थे। वो कहता है तो लेकिन ये तो सभी लोगों को पता ही होना चाहिए कि मेरे मास्टर ने किसी भी तरह के डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया और किसी भी तरह की साइलेंट 10 स्किल ऑफ डीमन को प्रैक्टिस नहीं किया था। तो चलो अब हम लोग एक दूसरे से ईमानदारी से बात करते हैं, तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। और उसने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल लाइफ की सोसाइटी को दे दी थी, तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। और सभी लोग को सुन रहे होते और आगे कोई कुछ नहीं बोलता है। और आगे वो मन में सोचता है कि आधे साल पहले मतलब कि 6 महीने पहले एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी अफवाह फैलने लगी कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक स्किल वाली जो किताब है वो हमारे पास थी। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि हमने ऑलरेडी इसको सीख भी लिया डेमोनिक आर्ट्स को। और जब हमने दूसरे लोगों को ये सब बताने की कोशिश की कि हम लोग बोले तो दुनिया ने हमारी बात सुनना पसंद ही नहीं किया। और उसके बाद में हमारे वहाँ पर मार्शल आर्ट के अलायंस थे, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट, वो खुद आए थे इस अफवाह को प्रूव करने और इसको पता लगाने कि ये सही है कि नहीं। और मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि वो बुक वहाँ पर थी ही नहीं, और इसलिए मेरे मास्टर ने वहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन में भी उन लोगों का साथ दिया। और सिर्फ एक अकेला ऐसा सेक्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इस मार्शल आर्ट की दुनिया में भाले से लड़ता है, और वो हमारा सेक्ट था, स्पेयर मास्टर सेक्ट। और भले ही हमारे पास मार्शल आर्ट की बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम ये तो कह ही सकते कि वो 10 स्किल्स ऑफ डीमंस, और ना ही कुछ भी डीमन वाली कोई भी चीज हमारे पास थी ही नहीं वहाँ पर। और हम देखते वो खड़ा खड़ा होता और चौंक जाता कि आखिर ऐसा कैसे, लेकिन आखिर वो किताब वहाँ पर मिली कैसे उन लोगों को। और ये इन्हीं में से कोई होगा जो कि हम लोगों को यहाँ पर फंसाना चाहता है और हमें मारना चाहता है। और कहता है कि तुम्हारे पास बोलने के लिए मुंह है, तो आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं कि पीछे से आदमी कहता है कि आखिर तुम लोग कब तक इस बच्चे को बकवास सुनते रहोगे और इसको बोलने दोगे। और तभी एक आदमी वहाँ पर बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि, और हम देखते हैं कि वो बच्चा जोर से चिल्लाता है कि जोआ डो ग्यूल। और मैंने सही कहा, तुम हमेशा से मेरे मास्टर से जलते थे और मेरे मास्टर ने तुम्हें टेक्निक और पर्सनालिटी दोनों में पीछे छोड़ दिया था, और इसीलिए तुम उसको बिल्कुल ही सह नहीं पाए नहीं। और वो कहता है कि हाँ लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुमको कभी भी ज्यादा बोलने के परिणाम के बारे में नहीं बताया नहीं। और आगे कहता चलो और आज के दिन मैं तुम्हारे इस डेमोनिक सेक्ट को सजा दूंगा और इस मार्शल आर्ट की सोसाइटी को पता लगने दूंगा कि इस दुनिया में भी इंसाफ है। और वो जो बच्चा होता है वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो उस पर हमला करता है और कहता है कि, और सामने वाला आदमी अपनी तलवार से डिफेंड करता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे ही वो एक हमला करता है उस स्टूडेंट के ऊपर, हम देखते हैं कि सामने वाले आदमी की भी 2 उंगलियां कटकर गिर जाती है और कहता है तुम बच्चे कहीं के। और हम देखते हैं कि उस बच्चे की सांस फूल रही थी और कहता है कि अरे यार बस थोड़ा सा ही दूर था मैं इसको मारने से, और एक और बार एटलीस्ट मैं तुम्हें तो लास्ट में मार ही दूंगा। और ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर हमला करता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके भाले से किसी की तलवार टकराती है और एक आदमी कहता है कि माय लॉर्ड। और हम देखते हैं कि वो मन में सोचता है कि ये माउंटेन क्लेवर का सबसे पहला स्टूडेंट, और वो कहता है कि ये जैसी अफवाह में हमने सुना था काफी ज्यादा ताकतवर है और ध्यान से। और दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ में वो स्टूडेंट पर हमला करता है और स्टूडेंट भी भाले से डिफेंड करने की कोशिश किया जा रहा होता है, लेकिन उसको बहुत सारी चोटें लग रही होती है। और तभी पीछे से एक और इंसान वहां पर उसकी तरफ बढ़ता है अपनी तलवार लेकर, और वो स्टूडेंट भी अपना भाला लेकर उससे डिफेंड करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक धमाका होता है और वो लोग कहते हैं कि कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है ना कि अभी तक खड़ा है। और हम देखते हैं कि उस स्टूडेंट का भाला टूट चुका होता है और कहते हैं कि हाँ तो क्या तुमने सच में डेमोनिक आर्ट्स को सिखाया है छोटे डीमन कहीं के, और अब तो तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। ऐसा बोलते पीछे से एक आदमी ऊपर से कूदता है और ये वही आदमी होता है जिसकी कि उसने 2 उंगलियां काट दी होती है, और वो उसके पीठ में अपनी तलवार डालते हुए कहता है कि चलो और मैं वो 2 उंगलियां तुम्हें गिफ्ट के रूप में दूंगा ताकि तुम अपनी आने वाली जिंदगी में इसको अच्छे से इस्तेमाल करना। और आगे दूसरे लोग कहते हैं हे भगवान आखिर क्या हुआ। तो एक और आदमी कहता है कि रिलैक्स, और हमने एक डीमन और उसके बच्चे को मारा है, और वो बच्चा वहां पर अभी भी चिल्ला रहा होता है कि बास्टार्ड। और जो दूसरा आदमी उसके ऊपर खड़ा था कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, जरूर ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने डेमोनिक आर्ट सीखे ना इसलिए। और चलो मैं एक बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ और तुम्हारे अभी आगे बहुत ज्यादा लंबा सफर तुम्हें तय करना है दूसरी जिंदगी का, तो चलो और इसीलिए चलो मैं तुम्हें काफी ज्यादा समय देता, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लेना गुरु चेला। और हम देखते हैं कि उसका स्टूडेंट मन में सोच रहा था तो यही है हमारा अंत, और मास्टर सॉरी। और
मेरे लिए तो बस इतना ही है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि हमें इतना भोला और अच्छा नहीं और दयालु नहीं बनकर रहना चाहिए। और मास्टर, अगर मैं बस एक और बार जिंदा हो पाता और जोआ डोग्यूल, मैं ये पक्का करूंगा कि मैं उससे हमारा बदला लेकर रहूं। और इसलिए मास्टर, अपनी अगली जिंदगी में इतने ज्यादा बेवकूफ और दयालु मत बनना, ठीक है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो मर जाता है और उसके गले में किसी तरह का एक लॉकेट होता है और वो चमकने लगता है और तुम लोग सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा। आगे हम देखते हैं कि सीन कहीं शिफ्ट होता है और कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और एक आदमी कहता है कि नंबर 702। और दूसरा आदमी कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास दूसरे इंसान की चिंता करने के लिए समय है। और हम देखते हैं कि वो दूसरा जो बच्चा होता है कहता है यस सर। और आगे एक आदमी आता है कहता है कि चलो। और एक आदमी कहता है कि इस लेटेंट डीमन की इस गुफा के अंदर कभी भी 3 नहीं को अपनी मौत के कारण मत बनने देना और दूसरे लोगों की चिंता करना, उससे तुम्हारी खुद की जान जा सकती है और तुम उससे निपट लोगे। कहता है कि यस सर। और हम देखते हैं कि वो वहां पर एक बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि दूसरा बच्चा भी रोता हुआ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसी तरह से वो बच्चे को लेकर जाया जाता है और कहीं पानी में फेंक दिया जाता है। और एक आदमी कहता है आखिर आप कितने हो गए। दूसरा आदमी कहता है कुछ 250 के आसपास, मैं कुछ पक्का कह नहीं सकता। तो एक और आदमी कहता है तो इस महीने कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए। तो एक और आदमी कहता है हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारी ये जगह गिनती करती हो। और हमें बताया जाता है कि लेटेंट डीमन की गुफा और ये एक ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी जो कि हेवनली डीमन के कल्ट के स्टूडेंट को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जैसे इस डीमन कल्ट से उम्मीद है, ये कोई असामान्य ट्रेनिंग की फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पर बस 10 में से सिर्फ एक ही इंसान जो आए होते हैं वो जिंदा बचकर निकल सकता है। और हमें बताया जाता है कि एक आदमी कहता है तो ये पिछले 6 महीने की रिपोर्ट है यहाँ पर। और एक जो वहाँ पर दूसरा आदमी होता है जो कि जनरल डायरेक्टर होता है उस गुफा का और उसका नाम सेंग इन ह्यो होता है। और हमें बताया जाता है कि वो कहता है तो इस बार के ये नंबर इस तरह से जाते रहेंगे तो आखिर कितने बचे हैं। और दूसरा आदमी कहता है कि हमारे पास कुछ 600 लोग हैं। वो कहता है 600, हाँ। और इस बार 3 नहीं से मौत होना, मतलब कि अगर तुम लगातार काम नहीं कर सकते तो तुम मरोगे, अगर तुम ताकतवर नहीं बन सकते तुम मरोगे, और अगर तुम सह नहीं सकते तुम मरोगे। और इसका पूरा सेंस बनता है कि ये वो जगह जो कि हमारे कल्ट के भविष्य के लिए है और हम लोग अपनी ड्यूटीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ। लो दोस्तों, और चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो वहाँ पर उस गुफा का जनरल होता है वो कहता है तो आखिर उन 600 जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें से कौन ज्यादा तुम्हें ऐसा टैलेंटेड लग रहा है। तो एक आदमी कहता है जैसा मैंने 6 महीने पहले आपको रिपोर्ट किया था, नंबर 1, 17 और 109, वो लोग उन सभी बच्चों के बीच में काफी ज्यादा चमक रहे। और वो जनरल कहता है इसका मतलब कि वो तीनों अभी भी जिंदा होंगे नहीं। तो दूसरा आदमी कहता है कि यस सर। और आगे वो कहता है तो आखिर उन लोगों को टैलेंट के अनुसार नंबर दिया गया था तो इसका सेंस पूरा बनता ही है। और नंबर 17 वो भी अभी तक जिंदा है नहीं। तो वो कहता है कि हाँ सर। और आगे वो मन में सोच रहा था कि जैसे ही मुझे उम्मीद थी कि उसको नंबर 17 बस कुछ इत्तेफाक के कारण मिला है, लेकिन उसके टैलेंट को देखते उसको नंबर 1 मिलना चाहिए था। और नंबर 109 वो भी सच में काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखा रहा है, भले वो उसके 100वें नंबर के बाद में है, लेकिन और सच में काफी ज्यादा टफ बंदा होगा तब तक। और आगे वो डायरी देखते हो कहता तो और क्या इन तीनों के सिवा और भी कोई है। तो आदमी थोड़ा चुप हो जाता है और कहता है कि हाँ, यहाँ पर नंबर 900 भी है। और कहता क्या 900, और ये तो हमारी इस फैसिलिटी के अंदर काम शुरू हुआ 1 साल से ऊपर नहीं हो चुका। तो आदमी कहता है कि हाँ सर। और दूसरे बच्चे जो कि उसके आसपास के नंबर वाले थे वो ऑलमोस्ट फेल हो चुके सभी लोग। और वो आदमी मन में सोचता है कि यहाँ तक कि नंबर 600 वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। और हम देखते हैं कि वो मन में सोचता है कि मेरी मेमोरीज के अनुसार उसने कुछ 6 महीने पहले उसमें बदलाव आया। और आगे हम देखते हैं कि जिस बच्चे की वो लोग बात कर रहे थे वो बच्चा एक कमरे में जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है और वो कहता है कि नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा यार। और वो अपने हाथों को देखता है और कहता है नहीं, मैं अभी नहीं सो सकता। और वो वापस एकदम से खड़ा होकर बेड पर से नीचे उतरता है और नीचे उतर के एक मोमबत्ती को पत्थर से जलाता है और बाद में उस मोमबत्ती के सामने बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और कहता है तो अब ये 6 महीने हो चुके हैं और मैं मर गया और पता नहीं कैसे मैं वापस अभी भी जिंदा हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा अलग चीज लग रही थी और मेरी याददाश्त इस बच्चे की याददाश्त के साथ मिल चुकी है। और यहाँ तक कि अभी फिर भी मुझे ये नहीं पता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन एक चीज तो मैं पक्का कह सकता हूँ जिसका मुझे अंदाजे से लग रहा है कि मैं वापस मेरा जिंदा होना का इस चीज से कुछ लेना देना है। और ये हमारे स्पेयर मास्टर सेक्ट का एक आर्टिफैक्ट है और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह की ताकत होगी इस आर्टिफैक्ट में जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और हम देखते हैं कि आगे वो मन में सोचता है कि मैं इस हेवनली डीमन के कल्ट के बीच में कहीं से वापस जागा और मेरी अभी की जो बॉडी है वो एक बच्चे की जिसका कुछ नाम नंबर के अनुसार दिया गया 900 और उसके पास कोई टैलेंट वगैरह नहीं है। और इस बच्चे की याददाश्त के अनुसार ये कुछ 1 साल से भी कम हुआ होगा जब मेरी मौत हुई थी। और यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्रीज भी है और लेकिन एटलीस्ट एक चीज क्लियर है कि इस बार मैं कसम खाता हूँ कि मेरा भाला तुम्हारे दिल को आर पार कर लेगा जोआ डोग्यूल। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि तुम अपने आत्मा की फ्लेम को जलाकर इस स्वर्ग को भी बदल सकते हो और इसी तरह से तुम अपनी बॉडी को रिफाइन कर धरती को कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा कर आपको एक स्वर्ग की आत्मा मिलेगी और धरती की बॉडी, और इसी को हेवन वर्ड सोल अर्थन बॉडी कहा जाता है, एक टेक्निक जो कि एक क्वांजियन सेक्ट की है जो कि अभी गिर चुका है। और नॉर्मली तुम्हें इसके लिए कई दशकों तक ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन इस बच्चे की बॉडी इस कल्टीवेशन के सिवाय ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। और सच में ये धीरे धीरे अपना इफेक्ट भी दिखा रहा है। और मैंने अपने शरीर के अंदर 3 साल की कुछ चीज इकट्ठा कर ली है और मैं अपनी बॉडी को हेवन वर्ड सोल अर्थन बॉडी को यूज करके रिफाइन तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस हेवनली डीमन कल्ट के अंदर ही वापस जिंदा होना था सच में। और सच में इस ऑर्थोडॉक्सिकल सेक्ट के जो बंदे हैं उनको एक नॉर्मली डेमोनिक मतलब कि बुरा इविल कहा जाता है, लेकिन उसका मास्टर कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जितने भी डेमोनिक होते हैं हर कोई डेमोनिक इविल नहीं होता है, ये सिंपली उनकी जिंदगी अलग एक्सपीरियंस के साथ वो पैदा हुए होते हैं। और वो कहता है कि वोन सेयोंग, और हमें बताया जाता है उस बंदे का नाम वोन सेयोंग होता है जो मर चुका था हमारा मेन कैरेक्टर। और आगे उसका टीचर कहता है इसीलिए ये दुनिया इतनी ज्यादा अलग है और वो सारे एक्सपीरियंस जो कि उन सभी लोगों को मिलते हैं, इसी कारण उन डेमोनिक लोगों के बीच में भी कुछ हीरोज होते हैं। और वोन सेयोंग मन में सोच रहा होता है कि हाँ, डेमोनिक के बीच में भी हीरोज, और वो मन में सोचता है कि सच में कितनी ज्यादा आयरॉनिक चीज है ना कि मैं भी उन्हीं लोगों में से एक बन चुका हूँ। और वो कहता है मास्टर, और ईमानदारी से कहूँ तो मेरा एक हीरो बनने का कोई इरादा ही नहीं है। और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है लेकिन मैं एक स्पेयर मास्टर सेक्ट का स्टूडेंट हूँ और मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ, और भले ही मैं एक डेमोनिक के लोगों में से एक बन जाऊँ और मैं हमेशा एक इंसानों के ही रास्ते पर चलता रहूंगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एक इंसान, वो जो जनरल होता है, वो कहता है कि लगता है कि
वो बच्चा जहर को लेने के बाद में एक अलग इंसान बन गया है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऐसी अलग अलग चीजें भी हुई, लेकिन ये कुछ आधे साल से ज्यादा वो लोग जिंदा नहीं रह पाते और इसका मतलब कि ये नंबर 900 अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में है। और वो कहता है कि ओह, और दूसरा आदमी कहता है कि ये बात सच है कि नंबर 900 बदला है, लेकिन वो अभी भी नंबर 1, 17 और 109 के सामने कुछ नहीं है। और वो जनरल कहता है कि हाँ, वो अभी भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस तरह से तुम्हें उस पर नजर तो रखनी पड़ेगी नहीं। और वो कहता है कि चलो, उस पर नजर रखने में कोई हमारा नुकसान नहीं हो रहा है और तुम उस नंबर 900 पर अटेंशन रखना पूरी। तो दूसरा आदमी कहता है यस सर, और आगे कहता है उसके साथ में और 600 लोग, ये काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट है। और वो कहता है चलो हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। वो दूसरा आदमी कहता है आपका मतलब? तो जनरल कहता है कि हाँ, और हमारे ये गुफा के जितने भी इंस्ट्रक्टर है उनको यह बात पहुंचा दो कि ये लेटेंट डीमन की जो केव है वो अपना असली प्रोग्राम अब शुरू करने वाली है। तो वो दूसरा आदमी कहता है यस सर। और वो जनरल कहता है कि इस गुफा की ट्रेनिंग जो अब तक हुई थी ये एक कंडीशन थी जिसके कि हम द्वारा स्टूडेंट की जो फिजिकल बॉडी है उनको ठीक से बढ़ा सके, लेकिन ये नए मार्शल आर्ट और नए जहर को उनको आदत डलवाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और अब असली नर्क तो अब शुरू होने वाला है। और आगे हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहीं पर बैठा होता है और उसके शरीर में से धुएं जैसा निकल रहा होता है और उसका कल्टीवेशन खत्म होने के बाद वो कहता है कि चलो, और इस बार वापस एक बदलाव हुआ है और हम देखते हैं कि उसका हाथ थोड़ा चमक रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि कोई ढोल बजा रहा होता है, कहता है कि सभी स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ, और मैं वापस रिपीट करता हूँ, सभी स्टूडेंट यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। और जितने भी वो बच्चे होते हैं वहाँ पर आते हैं। एक आदमी कहता लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए हो और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने अच्छे खासा आराम किया होगा और हम तुम्हारे ट्रेनिंग की मुश्किल अब से बढ़ाने वाले हैं। और वो एक चुटकी बजाता है और सभी लोग आसपास देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एक बंदा आता है एक बोरी के अंदर कुछ लेकर और वहाँ पर पटकता है और वो कहता है कि इसके अंदर जितने भी ये मेटल के ब्रेसर्स है सबका वजन एक एक का 7.5 किलो है। और वो कहता है कि तुम में से हर एक यहाँ पर आगे आएगा और ये लेकर जाएगा और एक इंसान को ऐसे 4 दिए जाएंगे और आज के बाद से तुम लोगों को इन ब्रेसर्स के साथ में ही जिंदगी बितानी होगी अपने हाथ और पैरों के ऊपर। और हमें बताया जाता है कि ये हेवनली डीमन की जो कल्ट है वहाँ का एक पहाड़ की इलाका, और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से भाग रहा होता है और मन में सोचता है कि उस बंदे ने जो कहा होता है कि हर एक ब्रेसर का वजन 7.5 किलो है। और वो जो उनका एक टीचर जैसा था कहता है कि तुम लोग इनको अपने दोनों हाथ और पैरों में पहनकर इनसे ट्रेनिंग करने वाले हो और मैं तुम्हें 4 घंटे देता हूँ कि यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर जाओ और एक झंडा लेकर वापस आओ, और जो लोग ये करने में फेल हो जाएंगे उनको ब्रेकफास्ट नहीं दिया जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मुझे अभी तक इन चीज़ों की आदत नहीं पड़ी यार। और हम देखते हैं कि वो भाग रहा था तो वहाँ पर पेड़ के पीछे कुछ बच्चे छुपे हुए होते हैं और मन में सोचता है कि तो क्या ये लोग उन बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि थके हुए होंगे वापस आते समय, और ये चालाक बच्चे कहेंगे। और कहता है ये थोड़ी मुसीबत होने वाली मेरे लिए भी। और हम देखते हैं कि ऐसा बोलते हुए वो ठेर ऊपर तक पहुंच भी जाता है और वो कहता है कि मैंने कर दिया और कुछ टोटल 30 किलो तक का मेटल लेकर मुझे लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊं यार। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की होती है और कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना, और तुम थके हुए लग रहे हो। और मेन कैरेक्टर कहता है नंबर 17। और आगे वो लड़की कहती है चलो तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ। और मेन कैरेक्टर कहता है तो जो टॉप 10 में जो बच्चों को गिना जाता है उनका टैलेंट ऐसा कहा जा सकता है और इसके लिए तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी अब। और इसी के साथ में वो अपने हाथ में एक झंडा लेकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो और अब मैं थोड़ी सी सांस ले सकता हूँ, लेकिन मुझे अब बहुत ही कम देर तक ही आराम करना चाहिए और मेरा शरीर ठंडा हो उससे पहले मुझे निकल जाना चाहिए। और अब कुछ 30 के आसपास झंडे हैं और कुछ 100 के आसपास बच्चे हैं दूसरे ग्रुप में, और अभी वो बच्चे आने का भी समय हो चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग के छोड़कर भी जो कि अभी झंडे चुराने के लिए नीचे खड़े, और जब झंडे खत्म हो जाएंगे तो जो भी लोग लास्ट में यहाँ पर ऊपर आएंगे वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे झंडों के लिए। और हम देखते हैं कि ऑलरेडी कुछ लोग लड़ रहे होते हैं कि ये झंडा मेरा नहीं मेरा है। और मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मुझे पता था और चलो मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए। और वो वहाँ पर ऊपर से कूदते हुए जा रहा होता है और वो मन में सोचता है कि अगर मैं एक झंडे को भाले की तरह इस्तेमाल करूँ तो नीचे जाने के लिए मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और तभी उसको आवाज आती है कि ओए वहीं पर रुक जाओ और उस झंडे को यहीं पर रखो और यहाँ से तुम जा सकते हो। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, और स्पेयर डीमन के चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर आ रहा था तभी उससे कोई कहता है कि अपना झंडा यहीं पर छोड़ दो और फिर तुम जा सकते हो। और अब आगे हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए मन में सोचता है कि इसने जरूर बड़े रैंक वाले नंबर्स को जानबूझकर जाने दिया होगा और कम रैंक वाले नंबर के आने का इंतजार करा होगा। और उसके सामने जो एक बंदा होता है वो कहता है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं और मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा झंडा यहीं पर छोड़ो। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि नंबर 185। और एक मिनट, तुम सच में ऐसे लगते थे और ये देखकर ही पता चला कि तुम्हारी जिंदगी आज तक तुम कैसे जियो। और कहते हैं कि हाँ कितना बड़ा इडियट है। और सामने वाला नंबर 185 कहता है कि हाँ क्या कहा। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ तुम जाकर कोई अपनी साइज वाले से क्यों नहीं लड़ते हो। और वो नंबर 185 कहता है कि ओए आखिर तुमने अभी भी क्या कहा और क्या तुम बहरे हो कि मैंने तुमसे कहा कि। और तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर एक मारता है उस झंडे से और हम देखते हैं कि वो कहता है कि हाँ ये ताकतवर लोगों से तो लड़ नहीं सकते और फिर भी कोई अगर कमजोर इनके सामने आ जाए तो ये अपने दांत उनके सामने ही उठा लेते और ऐसा बोलते हुए अपने झंडे से उसके ऊपर और मार रहा था और कहता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एग्जांपल है हिपोक्रेट का। और इसी के साथ में वो अलग अलग जगह पर मारता है और सामने वाला नंबर 185 जमीन पर पड़ा होता है। और हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर उससे बोल रहा था कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा ना दूसरों को बुली करने में, क्योंकि तुम बस थोड़ा से ताकतवर थे दूसरे लोगों से। और वो 185 कहता है कि आई एम सॉरी प्लीज मुझे जाने दो और माफ कर दो। और मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन, और ऐसा बोलते हुए उसका एक हाथ तोड़ देता है एक झंडे से मारकर। और वो कहता है लेकिन सिर्फ इसी बार। और एक वो जो देखने वाला टीचर जैसा था वो वहाँ पर छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। और आगे वो लोग कहते हैं चलो तो तुम लोग जो झंडा लेकर आए यहाँ पर है तुम्हारा खाना। और मेन कैरेक्टर एक जगह पर बैठा हुआ खाना खा रहा होता है और उसके सामने एक टीचर के सामने वही 185 होता है और नंबर 185 मन में सोचता है कि ये बच्चा, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और चलो मैं इस बार इसको कोई सेकंड चांस नहीं देने वाला। और आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं और एक जो सामने टीचर होता है वो कहता है कि चलो और आज से तुम सभी लोग मार्शल आर्ट सीखने वाले हो। और वो मन में सोचते हैं कि मार्शल आर्ट और इसका क्या मतलब है। एक और बच्चा कहता है इसका मतलब हम मार्शल आर्टिस्ट बनने वाले। और सभी लोग बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनका टीचर एक पैर जमीन पर मारता है और नीचे का जो जमीन होती है वो धीरे धीरे हिलने लगती है और टूटने लगती है और कहता है कि साइलेंस। और सभी लोगों पे प्रेशर आ रहा है और मेन कैरेक्टर को देखते मन में सोचता है वो क्लियरली एक फर्स्ट रेट है। और हमारा सीनियर इंस्ट्रक्टर वो एक मतलब कि बीच वाले साइज का जो सेट होता है ना बड़ा ना छोटा, उसके एक मास्टर के लेवल का है। और वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि चलो और अब सभी लोग शांत हो चुके हो तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ और आज के बाद से तुम सभी लोग मार्शल आर्ट सीखने वाले हो, लेकिन तुम एक तुरंत हाई लेवल का मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और इसलिए तुम
रेत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा कैसल मतलब कि महल नहीं बना सकते, और इसलिए तुम्हारी पिछले साल की जो ट्रेनिंग थी वो तुम्हारी फाउंडेशन बनाने के लिए थी। और चलो, और तुम्हें सबसे पहले एक चीज सीखनी होगी कि तुम कल्टीवेट कैसे करते हो। और वो एक किताब निकाल सकते हैं, ये डार्क फ्लावर और लाल स्पिरिट का तरीका, ये एक फंडामेंटल कल्टीवेट तरीका है हमारे कल्ट का। और जिन लोगों को पढ़ना आता है वो राइट में आ जाओ, और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता वो बाई तरफ आ जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि डार्क फ्लावर, और ये जरूर बेस्ट तरीका होगा एक प्योर डेमोनिक चीज को अपने शरीर में लाने का। और सभी लोग कहते हैं ठीक है अब जल्दी करो। और हम देखते हैं कि एक आदमी कहता तो ये वो लोग हैं जिनको पढ़ना आता है, तो एक दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है यस सर। और आगे कहता ठीक है चलो, और लंच से पहले तुम लोगों को डार्क फ्लावर की 30 लाइन को याद करना होगा, और अगर तुम वो करने में फेल हो जाते हो तो तुम्हें लंच नहीं मिलने वाला। और आगे कहता है ठीक है चलो, और वो जो लोग पढ़ नहीं सकते उन्हें 1000 फंडामेंटल कैरेक्टर में से 200 उन शब्दों को याद करना होगा। और सेम चीज तुम लोगों के लिए भी, अगर तुम फेल होगे तो तुम लोगों को लंच नहीं मिलने वाला। और अब शुरू करो। हमारा मेन कैरेक्टर किताब ले जाते हुए मन में सोचता है कि ये सच में एक असली कंप्लीट तरीका है कल्टीवेशन का। डार्क स्पिरिट फ्लावर और रेड स्पिरिट, काला फूल और लाल फूल मिलकर एकदम खिलते हैं, और एकदम मतलब खिलने का मतलब ये हेवनली डीमन का एक सिंबल है जो कि इस कल्ट का खुद का लीडर है। और मुझे अपने अंदर थोड़ा लालच महसूस हुआ, लेकिन मेरे पास स्पेयर मास्टर सेक्ट का एक मार्शल आर्ट है, और इस कल्ट ने ये चीज बताई है कि इनका मार्शल आर्ट सबसे बेस्ट है। तो हमारा स्पेयर मास्टर सेक्ट भी यही बोलता है कि उनका बेस्ट है, और मैं अपनी जड़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और एकदम से कहता है रुको। और ये डेमोनिक कल्ट का जो मार्शल आर्ट है वो डेमोनिक चीज को शरीर के अंदर बहुत जल्दी से खींचता है, लेकिन इसमें सुरक्षा बहुत कम है। लेकिन ये डार्क फ्लावर ये डेमोनिक चीज को एकदम प्योरली और सुरक्षित तरीके से खींचता है। और हमारा स्पेयर मास्टर सेक्ट वो धीरे धीरे चीज को अपने शरीर में खींचता है, लेकिन वो काफी ज्यादा सुरक्षित है। तो आखिर क्या होगा कि मैं इन दोनों ही टेक्निक्स को मिलाकर अपनी कल्टीवेशन करूं। और वो कहता है कि अगर मैं सक्सेसफुल रहा तो मैं एक बहुत ही ज्यादा तेजी से चीज को अपने अंदर ला सकता हूं डेमोनिक आर्ट्स की, और हमारे पेयर मास्टर सेक्ट की वो सुरक्षित वाली चीज को एकदम से स्टेबलाइज कर सकता हूं। और कहता है चलो, और एक बार ट्राई करने में तो कोई नुकसान नहीं है, और चलो मैं एक बार देखकर इसको ट्राई करूंगा। और इसी के साथ में वो आगे खाना खा रहा होता है, और वो लोग कहते हैं चलो सभी स्टूडेंट एक हो जाओ और यहाँ पर आ जाओ, और हम लोग अभी ऑब्जर्विंग शुरू करेंगे आज शाम को। और ऑब्जर्विंग मतलब कि तुम्हें इस डार्क फ्लावर की लाइन को एकदम बराबर करना होगा, और इसलिए तुम्हें अपने शरीर के अंदर चीज को महसूस करना होगा। और जिन भी लोगों को अपने शरीर में गर्मी या ठंडी महसूस हो वो अपना हाथ ऊपर कर रिपोर्ट करना। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि हमारा जो टैलेंट बिना का नंबर 900 है उसको अपने शरीर में पहले ही दिन चीज महसूस हो जाए। और नंबर 7 वो भी ऐसे नाटक कर रही है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि दूसरे बच्चे भी जिन्होंने चीज को महसूस किया वो भी बिल्कुल हिल नहीं रहे। और मेरी टाइमिंग ना ही बहुत ज्यादा धीमी होनी चाहिए ना ही तेज, और मुझे उस समय के आसपास में रिपोर्ट करना चाहिए जब किसी को मुझ पर शक ना हो। और आगे हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं चलो आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म हुई और आज का रूटीन हम बता देते हैं, और सभी स्टूडेंट को हम बता दें कि अभी बाहर आओ और अपने डिनर खा लो, और हाँ उसके बाद में तुम लोग जैसे चाहो अपना समय इस्तेमाल कर सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर डिनर विनर करके बोलता है कि चलो, और अभी मुझे दूसरे बच्चों के साथ में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे जाते हुए मन में सोचता है कि मुझे एटलीस्ट इस गुफा से बाहर निकलने से पहले एक फर्स्ट रेट बनना होगा, और अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता तो मेरा बदला लेना तो नामुमकिन होगा। और ऐसा बोलते हुए अपने कमरे में आता और दरवाजा बंद करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे के उधर कोई पैर देता है, और हम देखते हैं कि ये नंबर 17 होती है। मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि नंबर 17, हाँ। और वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तो नंबर 17 कहती तुम्ही ने वो किया नहीं, मैं नंबर 185 की बात कर रही हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि हाँ, मैंने एक बच्ची को छुपकर मेरे पीछे आने दिया और मेरी कमजोर बॉडी कही की। और वो लड़की कहती तुम अपनी ताकत शुरू से छुपा रहे थे क्या? तो मेन कैरेक्टर कहता आखिर ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम भी कुछ अलग चीज थोड़ी कर रही हो। तो लड़की कहती तुम्हें पता था, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मेरी बस चीजों को देखने के लिए नजरें बहुत ज्यादा अच्छी है, और नंबर 17 का टैलेंट और रिएक्शन ये इंस्ट्रक्टर जो दिखा रहे थे इससे मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसे देखने से लग रहा है कि ये इस कल्ट के बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग ऑफिशियल की बच्ची है। और वो लड़की कहती है कि लेकिन चलो मैं तुम्हारे सीक्रेट कुछ समय तक तो सीक्रेट रखूंगी, लेकिन नंबर 185 उसकी तुमसे थोड़ी बहुत दुश्मनी लग रही थी, और वो पहले अपने दांत पीस रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि जैसा मुझे लगा था, एक इंसान की पर्सनालिटी इतनी जल्दी नहीं बदल सकती, कोई भी इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलने वाला। तो वो नंबर 17 बोलती है कि तुम काफी ज्यादा कूल हो इस बात को सुनकर भी, जैसी मुझे उम्मीद थी, और मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस से देख सकती हूँ कि तुम नंबर 185 को कभी भी हरा सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसा मैंने पहले कहा कि अब ऐसे बात करना बंद करो जैसे कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा लगो, तुम भी वही सेम चीज कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि ये गुफा कोई ऐसी चीज नहीं जहां पर कि तुम ऐसे आलस कर सको और घूमने फिरने आ सको। तो लड़की कहती क्या, और वो जोर जोर से हंसने लगती है। और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा नाम ए योंग है और तुम्हारा नाम, तो मेन कैरेक्टर कहता है नंबर 900, तुम मुझे बस वही बुलाओ। और वो लड़की उसको देखकर हंस रही होती है। और अभी तुम लोगों को एनिमेशन इतनी खास नहीं लग रही होगी, लेकिन बाद में तुम लोग चौंक जाओगे। और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं डेली वीडियोस लाता रहता हूँ।